तो गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले अभी हमारा यूनिट कौन सा चल रहा है? KTGR चल रहा है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें हमने एक तो इसके पहले एक शॉर्ट में मैंने आपको आइडियल गैस का कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट इसके बाद हमने एक इसके डेफिनेशंस देख ली, कुछ मीन वेलोसिटी, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है नहीं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरह से कुछ डेफिनेशंस देखे। इसके बाद इसका एक डेरिवेशन किया, प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, है कि नहीं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये वाला डेरिवेशन देखा। और इससे रिलेटेड इसका जो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, ठीक है। जो नहीं थे कल और परसों के क्लास में, उन्होंने उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम कुछ आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस यूनिट में कुछ 2-3 कंसेप्ट यूज़ होंगे जो कि शायद आपको अब तक पता नहीं होंगे। केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है वो, कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास क्या होता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इसके देखेंगे हम, मोल है, मोलर मास है। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में भी यूज़ होगा और थर्मोडायनामिक्स में भी इसका यूज़ है। तो ये 2-3 कंसेप्ट आज हम देखेंगे। और केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा ये मोल वगैरह जो है ना, केमिस्ट्री में भी इसके यूजेस हैं आपको। तो देखिए, आइडियल गैस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 11th में हमने जो एक डेरिवेशन किया था आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT, है कि नहीं, PV इज इक्वल टू NRT, इसको क्या कहा जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन, इस आइडियल गैस इक्वेशन को जो भी गैस ओबे करता है हर एक प्रेशर और टेम्परेचर पे, विच गैस ओबेज दिस आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर, उसको कहा जाता है आइडियल गैस, ठीक है, उसी को कहेंगे हम आइडियल गैस। तो इस इक्वेशन में क्या क्या है, इस इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम एंड RT, दिस इज प्रेशर, प्रेशर बाय द गैस, और ये है वॉल्यूम ऑफ द गैस। नेक्स्ट n इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ, ये मोल्स का कंसेप्ट मैं बताऊंगा आपको आज, ठीक है। दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस, n इज नंबर ऑफ मोल्स, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड दिस इज टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो भी गैस फॉलो करता है एट ऑल प्रेशर्स एंड टेम्परेचर, उसी को कहा जाता है आइडियल गैस, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है आइडियल गैस की। इसके बाद आइडियल गैस, देखिए आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस नहीं होते, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का मीनिंग क्या है, कि जिस तरह से हमने देखा था गैस कंटेनर में भरा है, लेकिन नहीं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। तो आइडियल गैस के कंडीशन में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इनमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होता, इनके इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरएटॉमिक इंटरेक्शंस नहीं होता, ये मॉलिक्यूल जो है इसके एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं होने वाले, ठीक है। उसी उसी गैस को कहा जाता है आइडियल गैस। तो इस तरह का कोई गैस तो एग्जिस्ट नहीं करता कि जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे जिसके मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा गैस तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आइडियल गैस इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि इट इज़ आइडियली, ये आइडियल गैस है, इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि दस नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल, कौन सा भी गैस जो भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है वो पूरी तरह से आइडियल नहीं है, ठीक है। गैस है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, उनमें इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये एक हो गया। और इसके बाद देखिए रियल गैस, रियल गैस में क्या होता है, कोई रियल गैसेस जो होते हैं, रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, रियल गैसेस भी कुछ सर्टन कंडीशंस में
अभी इसके पहले मैंने क्या बताया कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं, क्योंकि उनके आइडियल गैस किसको कहते हैं हम, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कुछ भी नहीं है, नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, उसको कहते हैं हम आइडियल गैस। लेकिन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर्स या प्रेशर्स पे रियल गैस कैन बिहेव लाइक एज एन आइडियल गैस। ठीक है, तो रियल गैस का ही अगर लो प्रेशर है, रियल गैस अगर बहुत ही लो प्रेशर पे है या फिर हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे है, तो देन इट कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस। रियल गैस ही अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स पे है तो ये बिहेव कर सकता है एज एन आइडियल गैस। किस तरह से, अभी देखिए इसका प्रेशर हमने कम कर दिया, तो प्रेशर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसकी रियल गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। अभी डेंसिटी कम है मीनिंग क्या है इसका, डेंसिटी कम है मीन्स इसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, इट विल गो फार अपार्ट, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, इसी को कहते हैं ना डेंसिटी कम हो गई। तो इसका प्रेशर अगर कम कर देंगे और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रियल गैस के मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं रहेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरैक्ट नहीं कर रहे तो क्या हो गया, ये रियल गैस ही है एक्चुअल में, दिस इज रियल गैस बट इट इज बिहेविंग लाइक एज एन आइडियल गैस। समझ रहा है, तो रियल गैस जो है वही उसी को हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन आइडियल गैस, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है उसका प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए और एक कंडीशन है, रियल गैस जो है, रियल गैस अगर आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है या रियल गैस को अगर आइडियल की तरह ट्रीट करना है, आइडियल गैस की तरह, तो इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है दैट शुड बी बिलो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, दैट शुड बी ग्रेटर देन लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। क्यों, देखिए का प्रेशर इसका अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, इसका अगर हमने टेम्परेचर कर दिया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंसेट हो जाएंगे। कंडेंसेट हो जाएंगे मीन्स वो अगर वेपर फॉर्मेट में, इस तरह से गैसियस फॉर्मेट में या वेपर फॉर्मेट में है तो वो लिक्विड फॉर्मेट में चले जाएंगे। समझ रहा है, दैट विल गो इनटू दी लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे मीन्स उनका क्या हो रहा है, लिक्विफिकेशन हो रहा है। ठीक है, उनका हो रहा है लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन अगर उनका हो रहा है तो उनके मॉलिक्यूल्स तो पास पास आ गए, है कि नहीं, लेकिन उसको अगर रियल गैस को अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर होने चाहिए, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से ये होता है रियल गैस जो बिहेव करता है एज एन आइडियल गैस। और इसके बाद ये तो हो गया पूरा रियल गैसेस और आइडियल गैसेस की। ठीक है, जो रियलिटी में हम जो भी गैसेस के एग्जांपल्स देखते हैं वो सारे क्या है, रियल गैसेस, बट उसी को अगर हमने लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स पे लेके गए तो वो बिहेव करेंगे एज एन आइडियल गैस। ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद आगे के जो भी हम इसके बाद में देखने वाले हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और आगे भी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे प्रोसेसेस देखने वाले हैं, उसमें एक कंसेप्ट यूज होता है मोल। इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए, व्हाट इज मोल। और सेकंड है इसमें मोल है एटॉमिक मास यूनिट, ये तो पढ़ा होगा आपने एटॉमिक मास यूनिट वगैरह। ठीक है, मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए जैसे हम मार्केट में मोल क्या है, मोल एक नंबर है, मोल इट इज़ नथिंग बट ए नंबर। इसकी वैल्यू होती है 0.6022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नंबर है। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये कुछ भी नहीं है, ये एक नंबर है। अभी नंबर है का मीनिंग क्या है, जैसे हम अगर हमने कहा कि 1 डजन, कोई भी फ्रूट लिया 1 डजन फ्रूट, तो 1 डजन फ्रूट का मीनिंग क्या होता है, 1 डजन फ्रूट का मीनिंग होता है 12 फ्रूट्स, है कि नहीं, 1 डजन फ्रूट का मीनिंग होता है 12 फ्रूट्स। तो डजन का मीनिंग क्या हो गया, डजन का मीनिंग हो गया 12, है कि नहीं, डजन इज नथिंग बट है नंबर, है कि नहीं, ये एक डजन मीन्स क्या हो गया, एक नंबर। एक डजन फ्रूट्स मीन्स क्या हो गया, 12 फ्रूट्स। उसी तरह से
वन मोल का मीनिंग क्या हो गया? 1 मोल ऑफ एटम। अगर यहाँ पे हमने क्या लिया 1 डजन ऑफ फ्रूट्स, तो उसी तरह से 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ रहा है? बस जिस तरह से 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12, उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे और एग्जांपल्स देखते हैं इसके, अगर हमने कहा 1 मोल ऑफ वाटर इस तरह से अगर कहा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। अगर हमने इस तरह से कहा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पे क्या लग गया? हम 1 मोल ले रहे हैं किसका? कार्बन एटम का। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मीनिंग होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मीन्स इतने अगर एटम है हमारे पास, इतने अगर एटम है तो उसको कह सकते हैं हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। जिस तरह से अगर 12 केले है हमारे पास, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? 1 डजन केले। उसी तरह से यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, तो उसको कह सकते हैं हम 1 मोल एटम है हमारे पास। ठीक है, तो ये मोल का मीनिंग है। तो इससे क्या समझा आपको कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो ये है 1 मोल। इसके बाद देखिए मास ऑफ, ये मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको KTGR में न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगी, डेरिवेशंस में भी यूज़ होंगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका यूज़ है। तो इसी में और 2-3 टर्म्स हैं। एक होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन शायद पता होगा आपको या नहीं भी होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी सेम होता है प्रोटॉन के जितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। तो इसी को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करते तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये -27 ग्राम। ओके, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया है, दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 10⁻⁻24 और ये है 10⁻⁻27। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इट इज़ वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। समझ रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इट इज़ वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। समझ रहा है? तो इसीलिए जब हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास जब निकालते हैं आपको पता होगा, तो सिर्फ कंसिडर किया जाता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितने नंबर ऑफ वहाँ पे प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इनको ही कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो निग्लिजिबल है या बहुत ही कम है। अगर इनका आप रेशो करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर रेशो करेंगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मीन्स प्रोटॉन के मास के 1/1837 टाइम्स है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है इससे, प्रोटॉन के मास से बहुत ही छोटा है। तो ये एक हो गया। अभी इसके बाद मैंने जो आपको बताया मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है ना, इसी को कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है,
मीन्स 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से हम कोई अगर सब्सटेंस का मास करते हैं उसको हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का छोड़ दीजिए, उसी तरह से एटम्स का जो मास है, एटम का मास, एटॉमिक मास, उसी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। तो उसका कन्वर्शन किस तरह से है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये जो प्रोटॉन का मास है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जिस तरह से 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम, है कि नहीं, उसी तरह से 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये एक हो गया। इसके बाद देखिए मोलर मास का कंसेप्ट समझ लीजिए। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास मीन्स जिस तरह से हमने देखा एक एटम का मास, उसी तरह से एक मोल का मास, एक मोल का मास कितना है वो हो जाएगा मोलर मास। अभी इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देख लीजिए। मास ऑफ, हमारे पास क्या है, अगर हमने एक कार्बन एटम कंसिडर कर लिया, अगर हमने एक कार्बन एटम कंसिडर कर लिया, तो कार्बन एटम में क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास अगर निकालना है तो हम एडिशन किसकी करेंगे, 6 प्रोटॉन के मास की और 6 न्यूट्रॉन के मास की एडिशन कर लेंगे, है कि नहीं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये देख लीजिए, 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन जितना है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास ये इक्वल रहता है एक न्यूट्रॉन के मास से, सही है। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूँ, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस 6। तो कार्बन का एटॉमिक मास या फिर एक कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 12, ठीक है नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हाँ, ये C इज इक्वल टू क्या है, एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास कितना मिल रहा है हमको, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन हमने देखा था कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये देखा था हमने, एक प्रोटॉन का मास, इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू 12, इंटू 12 है कि नहीं। ये क्या हो गया, ऊपर जो को लिखा हमने 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये क्या हो गया, मास ऑफ दी प्रोटॉन इंटू 12, है कि नहीं। तो एक कार्बन एटम का मास इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अभी इस वैल्यू को इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, मैंने बताया ना आपको, इस वैल्यू को कहा जाता है एक एटॉमिक मास यूनिट, एक प्रोटॉन के मास को कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, तो यहाँ पे 1 AMU लिख लेंगे हम, 1 AMU इंटू 12, तो एक कार्बन एटम का मास हमें कितना मिला, एक कार्बन एटम का मास मिला हमें 12 AMU, 12 AMU, एक कार्बन एटम का मास। ओके, ये आ गया होंगे आपके ध्यान में, ये समझ रहा है, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास मिल गया हमें 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अभी देखिए ये तो हो गया एक एटम का मास, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोलर मास। तो ये एक एटम का मास हो गया, लेकिन एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू होता है कितना बताया था मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, है कि नहीं। ये हो गया हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। इसी को कहेंगे 1 मोल कार्बन एटम के मास को हम क्या कहेंगे, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ रहा है ये 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैसे क्या आ गया, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स हैं, है कि नहीं, 1 मोल के अंदर है इतने एटम्स, और एक एटम का वेट कितना, एक एटम का मास कितना है 12 AMU। समझ रहा है, देखिए 1 मोल के अगर समझो, 1 मोल के अंदर अगर समझो होते 1000 एटम, ये फॉर एग्जांपल, ये नंबर से शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मोल के अंदर अगर होते 1000 एटम और हमें 1 मोल का मास अगर निकालना है, तो हम क्या करते, एक एटम का मास उसको मल्टीप्लाई कर देते, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे हमने किया है। एक एटम का मास कितना है 12 AMU, और 1 मोल के अंदर कितने एटम है, इतने। तो एक मोल के अंदर जितने एटम है उसको हमने एक एटम के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं। तो 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोलर मास। समझ रहा है, इज इक्वल टू 1 मोलर मास। समझ रहा है क्या ये, देखिए नहीं समझ रहा है तो फिर से समझिए यहाँ पे। देखिए हमें क्या निकालना है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। तो मोलर मास का मीनिंग क्या है, 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। ये हो गया हमारा मोलर मास। तो 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने एटम है, 1 मोल के अंदर एटम 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स हैं, है कि नहीं। अभी इतने एटम्स, ये इतने एटम्स को हमने एक एटम के मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक एटम का मास कितना है हमारे पास 12 AMU, है कि नहीं, एक एटम का मास है 12 AMU। तो लेकिन AMU इज इक्वल टू कितना है, AMU इज इक्वल टू हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻, यस, तो इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू AMU की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। AMU इज इक्वल टू है 1.67 इंटू 10⁻24। समझ रहा है, दिस इज 23, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हो 10⁻23। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसका देखिए कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो देखिए ये हो गया है 6.022 इंटू 1.67 इंटू 12 इंटू ये 10⁻24 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 10⁻⁻1। और इसका आप कैलकुलेशन करके देखिए 6.022 इंटू 1.67 इंटू 1.67, ये अप्रोक्सीमेटली आता है 10। देखिए 6.022 इंटू 1.67 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻1, इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आता है ये 10, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 10 ले सकते हैं इंटू 12 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। यहाँ पे पावर नहीं है मीन्स यहाँ पे +1 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻+1 10⁻⁻1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली 12।
तो ये मोलर मास इसका हो जाएगा कार्बन का 12 ग्राम। ग्राम क्यों लिखा? क्योंकि AMU की जो वैल्यू है, AMU की वैल्यू यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम में ही थी ना, इसलिए ये आने वाला आंसर हमारा ग्राम में ही रहने वाला है। समझ गया? तो दिस इज मोलर मास ऑफ कार्बन। समझ रहा है?